Hello guys, welcome to AG Tech Solution India Private Limited. Today we are going to start a new series of interview preparation. Today we will discuss the basic concepts of networking. So let's start. Before that, I just want to inform you also provide the training on firewalls, routers, switches, okay, and workshops uh, and seminars. You guys can reach on this email ID and these phone numbers for any kind of support or training if you required. So let's start. So we can start now. First question, very basic question. What is network? तो सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा व्हाट इज नेटवर्क. ठीक है, जस्ट यू कैन से कि जो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नेटवर्क क्या है. जो अगर इंटरकनेक्टेड, इट्स ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. इट इज़ नॉट लाइक कि वो हब राउटर एंड फायरवॉल स्विच ऐसे ही कोई डिवाइस होना चाहिए, नहीं. लेट्स से आपके घर में ये आपका लैपटॉप है, ठीक है. दिस इज़ योर लैपटॉप, फिर यहीं पे एक मोबाइल है, ये है, और आपके पास एक टैबलेट है, लेट्स से, ठीक है, आईपैड है, एंड हेयर यू हैव वन एपी, ठीक है. और इस वाईफाई डिवाइस से आपके ये सारे, यहाँ पे टीवी भी है, आजकल स्मार्ट टीवी है, टीवी भी है, ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड है. मींस अगर ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है. तो इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड कि कोई हाई एंड का नेटवर्क डिवाइस चाहिए. किसी भी तरीके से ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, या फिर आपका आईपैड हो, या टीवी हो, या फिर दो तीन लोग रह रहे हैं एक ही रूम में, और ये आपके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और ये लैपटॉप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं इवन थ्रू द ब्लूटूथ, ठीक है, तो ये तो भी एक तरीके का नेटवर्क फॉर्म करता है. तो नेटवर्क किसी भी तरीके से अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क. सो अगर इसको डिफाइन करना हो तो नेटवर्क इज़ अ यूजुअली एंड इनफॉर्मली इंटरकनेक्टेड ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है, लाइक पर्सन, कंप्यूटर्स, रेडियो स्टेशंस एक्सेट्रा, ठीक है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो नेटवर्क डिवाइसेस ही हों. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, कभी इंटरव्यूअर्स कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क, प्लीज़ डिफाइन द नेटवर्क, और किसी भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन होता है, व्हाई इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क सो इम्पॉर्टेंट. सी, इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम में. तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक तरीके का आपका हाइब्रिड कह लो या कॉम्प्लेक्स कह लो, एक तरीके का नेटवर्क ही है, नथिंग एल्स. वो एक नेटवर्क ही है, ठीक है. इंटरनेट इज़ अ नथिंग बट इट्स अ ह्यूज और हाईली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, ठीक है, आप कह सकते हो इस चीज़ को. तो द इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल डिफरेंट नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइसेस. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, आज के टाइम में इंटरनेट कितना इम्पॉर्टेंट है वो आप सबको पता है. सबसे पहला जो वो है शेयरिंग. आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, फाइल, वीडियो. आज के टाइम में तो वीडियो कॉलिंग चल रही है. पहले के टाइम में जब इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम पे एक फ़ाइल शेयरिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. इवन कि कुछ सॉन्ग्स वगैरह को डाउनलोड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. आज के टाइम में तो हमारे पास काफ़ी हाई एंड इंटरनेट है.
तो शेयरिंग किसी भी तरीके का आप कह लो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो। कोई यूएसए में बंदा बैठा है, ठीक है, वो इंडिया में अगर कोई फोटोज़ भेजना चाहता है, कोई वीडियो भेजना चाहता है, तो दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ द, आप एक सिंगल क्लिक के साथ ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग हुई है, जो बहुत ईज़ हुई है आज के टाइम में, वो क्यों हो पाई है? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मेन और हार्ट आप कह सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही क्रूशियल थिंग है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो हमें डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ को ईज़ करने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ताकि कुछ चीज़ें तो आपको याद रहें जब आप इंटरव्यू में जाओ, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हों आप वही बोलो और उतना आपको याद भी रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर नेटवर्क टाइप्स क्लासिफाइड। यस, तो देखिए, अब नेटवर्क्स के बारे में तो हमने बात कर लिया कि इंटरनेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, बट इसमें भी बहुत, पहले जैसे बताया हमने बात की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो ये सारे नेटवर्क, जैसे अगर हम बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, फिर अगर हम अगर नीचे और जाएँ तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क है। तो ये सारे मेन इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। तो और जो इंटरनेट है इन सभी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता है। अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊँ तो ये सारी चीज़ों को इंटर कनेक्ट करता है। तो अब किस बेसिस पे, पॉइंट इज़ कि ऑन विच बेसिस ये जो चीज़ें हैं ये हम वो करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो क्या पैरामीटर्स हैं? वो पैरामीटर्स हैं आपके यहाँ पे डिस्टेंस। अगर 1 मीटर की हम बात कर रहे हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे मैंने अभी बताया था ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं उसमें आ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो कैप्चर करता है, ठीक है, वो रूम, बिल्डिंग एंड कैंपस, ठीक है। एक रूम के अंदर भी मैंने बताया था कि आपको 2-4 लैपटॉप्स कनेक्ट कर लो, ब्लूटूथ से भी आप कर सकते हो, या फिर कोई स्विच लगा के कर सकते हो। तो एक रूम के अंदर भी, तो उसका डिस्टेंस का जो पैरामीटर है लोकल एरिया में वो 10 मीटर्स होता है, 100 मीटर्स होता है एंड 1 किलोमीटर्स होता है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो 10 किलोमीटर्स के रेंज में जो भी नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगर जब हमें वैन की हमें बात करनी है, सबसे ज़्यादा हम वैन एंड दूसरा लैन यही पढ़ते हैं पूरे नेटवर्किंग में। तो लैन का तो समझ में आ गया, 10 to 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो इसमें वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा अगर हम कोई नेटवर्क बिल्ड करते हैं इस रेंज में। तो वाइड एरिया नेटवर्क में वैन में 100 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो कंट्री भी हो सकता है, वो कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स 100 किलोमीटर के डिफरेंस में कंट्रीज़ भी आ सकती हैं, कॉन्टिनेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो 10,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस, जो अगर आप क्लासिफाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वो लैन है, वैन है, और इसे मैन कहते हैं, दिस इज़ मैन, ठीक है। ये पैन कहलाता है, दिस इज़ पैन। एक और है वो कैंपस एरिया, कैन कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो यूजुअली हम यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट करते हैं, उसे कैन कहते हैं। तो पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्मिनोलॉजीज़ हैं नेटवर्क्स के अंदर।
और इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैन एंड वैन। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है अगर बेसिक इंटरव्यूज हो रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो अभी जो हमने बात की वही है, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट की जा रही जो हमने डिस्कशन किया है। पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, कैन एंड एक और होता है कैन जो यहाँ पे मिसिंग है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर नोड्स एंड लिंक्स। तो नोड्स एंड लिंक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आप इंटरव्यू में ही नहीं, जनरली डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं तो हमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ठीक है क्या लिंक है, क्या नोड्स यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो होता क्या है बेसिकली नोड्स एंड लिंक, तो यहाँ डायग्राम से समझते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी एंड पॉइंट, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट जो होता है वो नोड कहलाता है। एंड पॉइंट में राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ऑफ कोर्स वो लिंक कहलाता है। जो हमारी केबल की बात कर रहे हैं हम, जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है उसे लिंक कहते हैं, और जो एंड डिवाइस होता है उसे नोड कहते हैं। तो आप ध्यान रखना एंड डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड डिवाइस हमेशा नोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। देखियो, अब नेटवर्क टोपोलॉजी पे जो मैं आपको बता दूं तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी दो तरीके की होती हैं, एक होता है आपका फिजिकल और एक होता है आपका लॉजिकल। दो तरीके की टोपोलॉजी होती है। तो अगर हम अब इसमें आता है कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। तो फिजिकल टोपोलॉजी वो है जो कि फिजिकली लेआउट हमने कैसे बनाया है, ठीक है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, किसी भी मीन्स कैसे लेआउट है, कैसे हमने डिवाइसेस को वो किया है, डिवाइसेस को अरेंज किया है। बेसिकली हाउ वी हैव अरेंज्ड डिवाइसेस, वो एक फिजिकल टोपोलॉजी का पार्ट आता है। लॉजिकली वो कैसे काम कर रहा है, वो लॉजिकल टोपोलॉजी का पार्ट आता है कि ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज में हम बस, स्टार वगैरह में भी बात करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द स्विच, ठीक है। तो अब स्विच के साथ तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब इस स्विच के साथ अगर लेट्स से ये यहाँ पर स्विच है और इसके साथ इस तरीके से एक वायर निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट वायर्स हैं और यहाँ पर डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर इस पूरे इसमें इस तरीके से हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि ये बस टोपोलॉजी है इन लेआउट, ठीक है। बट लॉजिकली क्या है, ये स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। तो जो वर्किंग होता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है नेटवर्क, वो लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाता है। किस तरीके से फिजिकली अरेंज किया गया डिवाइसेस को, वो फिजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। तो अगर नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन करने को आए, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, तो सिंपल है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, connecting the different nodes using the links. It depicts the connectivity between the computers, devices, cables, etc. जो मैंने भी बात की वही यहाँ पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में अगर हम डिफरेंट टाइप्स की हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा बस टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बस है। फिर स्टार आता है, स्टार है, हमारा रिंग टोपोलॉजी आता है। इसके बाद है हमारा मेश टोपोलॉजी आता है। इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी आता है। इसके बाद है हमारा ट्री टोपोलॉजी आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टोपोलॉजीज होती हैं।
अभी होता क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग द सेंट्रल लिंक नोन एज बस। It useful to connect a similar number of devices, smaller number of devices. If the main cables get damaged, it will damage the whole network. देखिए मैं फास्टली आपको बताता हूँ क्या होता है। ये 7 टोपोलॉजी है जो आपको याद रखनी है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज टोपोलॉजी होता है स्टार, मेस एंड हाइब्रिड। ठीक है, ये आज के टाइम में अगर बहुत स्पेसिफिक रहूँ तो हाइब्रिड टोपोलॉजी वी आर यूजिंग दीज डेज। सो बस टोपोलॉजी कैसे काम करता है? बस टोपोलॉजी ये एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो एक वायर है और इधर कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। एक वायर गई है, उसी से सभी को कनेक्शन दिया गया है। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि ये जो वायर है ये कहीं से डैमेज हो गई या कुछ भी इशू आ गया तो ये सारा का सारा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। सारे में नहीं, लेट्स से कि अगर यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी में इशू आया इस केबल में तो ये सारी की सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी, ये दो डिवाइसेस नेटवर्क से बाहर हो जाएंगी। तो दिस इज़ द बस टोपोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। ये सबसे फेमस टोपोलॉजी है। स्टार में क्या होता है? स्विच होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बस जो है वो हब डिवाइस से बनता है, अब यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकली प्रोडक्शन में। सो स्विच होता है। स्विच से क्या होता है? वायर, स्विच में पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं और इन पोर्ट्स से वायर निकली होती हैं और इन वायर्स निकल के लाइन केबल निकलती है, बेसिकली लाइन केबल होती है और ये डिवाइसेस को, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। तो स्टार इसलिए कहलाता है क्योंकि इससे चारों तरफ इस तरीके का आप कह सकते हो कि इस तरीके से ये कनेक्ट करता है जो हम शो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। देन वी हैव द रिंग टोपोलॉजी। जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो क्या है? सो रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की तरह फॉर्म करता है, ठीक है। इस तरीके से आप मान लो कि इस तरीके से रिंग फॉर्म होती है, काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर। इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये इतना तो वर्किंग रहेंगे, नेटवर्क में रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें वो रिंग टोपोलॉजी को क्या करते हैं कि इसमें रिडंडेंट लिंक होता है, एक तरीके से आप कह लो कि ये जो कनेक्टिविटी है इसके साथ एक कनेक्टिविटी और चलती है कि अगर एक केबल में कुछ फॉल्ट आ जाए या कट जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो फिर दूसरे केबल जो हमने डाली है उसके थ्रू ये टोपोलॉजी ऑन रहे। तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी होती है। देन वी हैव अ मेश टोपोलॉजी। सो मेश टोपोलॉजी में क्या कहते हैं? मेश टोपोलॉजी में कहते हैं कि सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो मेश टोपोलॉजी के अंदर सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड रहेंगे। हाइब्रिड में क्या होगा कि हाइब्रिड में आप ये इस तरीके से समझो कि एक तो ये टोपोलॉजी है, ठीक है, साथ में लेट्स से हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है, ये स्विच है, यहाँ पे और डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये जो स्विच है ये यहाँ पे किसी एक, लेट्स से यहाँ पे कोई नोड है, स्विच है यहाँ पे भी, ठीक है, तो वो इससे कनेक्टेड है। तो काइंड ऑफ आप ये देखो, ये मेश टोपोलॉजी हो गया, ये स्टार टोपोलॉजी हो गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो दो टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? एक ट्री की तरह फॉर्म होता है, स्विच है, ठीक है, और यहाँ से फिर आप केबल्स निकाल के, लेट्स से इधर से केबल्स निकल रही हैं और यहाँ पे लेट्स से आप
हब लगा के या फिर किसी तरीके से आप और डिवाइसेस लगा के एक यहाँ पे अगर कोई टोपोलॉजी फॉर्म कर लेते हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्री टोपोलॉजी के अंदर आता है। तो बेसिकली जो आपसे मेन जो पूछा जाएगा, फोकस होता है, वो स्टार, मेश एंड हाइब्रिड के ऊपर होता है इंटरव्यू के अंदर। सो लेट्स देखिए, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार है, मेश है, ट्री है, हाइब्रिड है। हमने सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया। मेश में ईच नोड इज कनेक्टेड वन और मेनी, ठीक है। हाइब्रिड में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी फ्रॉम न्यू टू फॉर्म अ न्यू टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड बस टोपोलॉजी। यस, ट्री टोपोलॉजी को इसको एक्सटेंडेड बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये स्विच होता है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये हब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये हब हो गया। अब यहाँ पे और डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये एक तरीके से टी फॉर्म कर देता है, तो इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिक में बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि ये 32 बिट्स का एक एड्रेस होता है। 32 बिट्स का एड्रेस होता है, जिसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 ऑक्टेट्स होते हैं एंड 8 बिट्स होता है। तो अगर बात करें कैसे, तो ये देखो 1 2, देखिए इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा कि ये 0 क्यों लिख रहा हूँ एंड 1 क्यों, इस पे हम बात नहीं करेंगे अभी डिस्कशन। हम बस ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 8 बिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर एक डॉट आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक डॉट आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से टोटल आप देखोगे तो 8 8 8 एंड 8, टोटल कितना हुआ 32 बिट्स। तो ये टोटल 32 बिट्स का एड्रेस होता है, ठीक है। और इसमें 4 ऑक्टेट्स कहते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। तो ये एक जो है इसे 1 ऑक्टेट कहलाता है, ये दिस इज कॉल्ड 1 ऑक्टेट, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट से इधर ये 1 ऑक्टेट हुआ, तो ये 1 ऑक्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस इज द 4th ऑक्टेट। तो ये 4 ऑक्टेट्स का होता है, ठीक है। हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये 8 हैं, आप देखो 8 जीरोस लगाएं, तो अब ये 8 जीरोस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 हो सकता है, ठीक है, 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके एड्रेस के ऊपर कि किस क्लास का एड्रेस है, क्या एड्रेस आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो आपको सीधा बोलना है एन आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट डायनेमिक एड्रेस ऑफ अ नोड इन अ नेटवर्क, ठीक है। एन आईपी एड्रेस हैज 4 ऑक्टेट्स, 8 बिट्स विथ ईच नंबर विथ अ वैल्यू अप टू 255। अब ये 255 क्यों है, ये क्या है, ये आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये हम सबनेटिंग में डिस्कशन करते हैं बेसिकली। तो इस पे एक नंबर्स चलते हैं, ठीक है। नंबर्स अगर मैं दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे नंबर्स चलते हैं, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और इन सबको ऐड करोगे आप, तो ये जो नंबर्स आता है वो 255 आता है। तो देखो ये इस 2 लाइन के अंदर ना सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये जो जिस तरीके से लिखा गया है ये आंसर, तो आप देखो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि 32 बिट्स का ये आईपी एड्रेस होता है टोटल। उसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। हर एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है, जो कि ये है। और ये 8 बिट जो है वो मिलकर मैक्सिमम
जो वैल्यू फॉर्म करेगा वो 255 करेगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 255 आपको आएगा। ठीक है, तो सबनेटिंग का ये पार्ट है, आई विल नॉट गो इन डेप्थ राइट नाउ। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है कि क्लासेस। तो देर आर 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है, 5 क्लास होती हैं आईपी एड्रेस की। तो 5 क्लास में है क्लास ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्लास है जो हम यूज़ करते हैं वो ए टू सी करते हैं, ए बी एंड सी, नॉट ए टू सी, इट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें आईपी एड्रेस का जो स्टार्ट होता है, जो रेंज है वो पता होना चाहिए। तो रेंज आईपी एड्रेस, देखिए पहले एक चीज़ समझिए कि ए जो है इसमें यूज़ फॉर लार्ज नेटवर्क, बी जो है यूज फॉर मीडियम साइज नेटवर्क, सी फॉर यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व होती है, एंड ई जो है वो स्टडी एंड R&D, जैसे नासा वगैरह जो लोग हैं ये लोग यूज़ करते हैं। तो आप जो यूज़ करते हैं, जो आप बताएंगे वो तो आप क्लास ए बी सी डी ई तक बताएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में। एंड फिर आपसे पूछा जा सकता है ये रेंज, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए कि IPv4 सॉरी ए क्लास ए का जो IPv4 का जो रेंज होता है वो 000 से स्टार्ट होके 127.255.255.255 तक होता है। बी 128 से स्टार्ट होके 191 तक होता है। ये 255, देखिए ये 255 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो अभी हमने बात की थी वो है। सी 192 से स्टार्ट होके 223 तक होता है। डी 224 से स्टार्ट होके 239 255 तक होता है। एंड ई जो है 240 से लेके 255 तक होता है। ठीक है, तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और आईपी एड्रेस आता है, बेसिकली स्पेशल आईपी एड्रेस कहलाता है और लूप बैक कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो आपने अभी सीखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसकी क्लास क्या होती है। ठीक है, तो 5 क्लास होती है, उसका रेंज पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फॉलोअप आता है हमेशा कि प्राइवेट आईपीज़ क्या है। ठीक है, डिफाइन द प्राइवेट आईपीज़, उसकी रेंज क्या है। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि जो आईपीज़ कितने तरीके की होती हैं। जो आईपीज़ जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइवेट और एक होता है हमारा पब्लिक। तो पब्लिक आईपीज़ जो होती है वो इंटरनेट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और प्राइवेट आईपीज़ जो होती हैं वो लोकल लैन के लिए यूज़ होती हैं। और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पब्लिक आईपी जो होती हैं वो राउटेबल होती हैं। ठीक है, और ये जो प्राइवेट आईपी होती हैं वो नॉन राउटेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, और इसके ऊपर काफ़ी फोकस भी किया जाता है कि नॉन राउटेबल क्यों होती हैं। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्लास ए बी एंड सी जो डिफाइन किया गया है उसमें क्या है कि आईपी की जो हमारे पास शॉर्टेज थी। ठीक है, तो अब ये हुआ कि सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी है शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए, स्टिल हमारे पास कमी थी। तो आप लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ASG है। ठीक है, ASG का एक नेटवर्क है लेट्स से 100 यूजर्स का। ठीक है, और एक कंपनी XYZ। ठीक है, इसका भी अपना लेट्स से 200 यूजर्स का वो है नेटवर्क है। तो अब अगर हम पब्लिक आईपी 100 यूजर्स के लिए यहाँ पे यूज़ करें, 200 के लिए यहाँ पे यूज़ करें, तो इस तरीके से यूज़ हो जाएंगी सारी की सारी पब्लिक आईपी जो कि राउटेबल होती है ओवर द इंटरनेट। तो एक सॉल्यूशन दिया गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो नेटवर्क बनाएगा, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी के थ्रू बनाओ। तो प्राइवेट आईपी से क्या होगा कि आप इस नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट यहाँ पे आप कर लोगे एक सिंगल नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में, नॉट सिंगल, सेम नेटवर्क में। ठीक है, ये भी यहाँ पे सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर लेगा। तो अब अगर आईपी इन दोनों नेटवर्क में सेम है, लेट्स से कि अगर
मान लो 10.0.0.0 का कोई नेटवर्क है और इसने भी 10.0.0.0 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपना नेटवर्क यूज़ कर रहा है और ये अपना नेटवर्क यूज़ कर रहा है। इवन दो कि अगर इन दोनों को कम्युनिकेट भी करना है ओवर द इंटरनेट तो भी कोई इशू नहीं है। रीज़न कि जब इंटरनेट के लिए यहाँ पे ये दोनों कनेक्टिविटी लेंगे तो व्हाट दे विल डू, दे विल यूज़ नैट और पैट। तो ये नैट और पैट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैन आईपी वो लेंगे, पब्लिक आईपी लेंगे, अंदर में वो प्राइवेट आईपी यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो जो अपने कनेक्टिविटी के लिए वो पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से काम होता है। सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन है कि प्राइवेट आईपी क्या होती है। तो फॉर ईच क्लास देयर आर स्पेसिफिक आईपीज दैट आर रिजर्व्ड स्पेशली फॉर द प्राइवेट यूज ओनली। दिस आईपी एड्रेस कैन नॉट बी यूज फॉर डिवाइसेज ऑन इंटरनेट, जो अभी हमने बात की, एंड दे आर नॉन राउटेबल। तो क्लास ए बी एंड यहाँ सी होगा, ये मिस्टेक है, बी नहीं यहाँ सी होगा। तो प्राइवेट आईपीज़ का जो क्लास ए में जो रेंज है वो 10.0.0.0 से 10.255.255.255, ये आप याद रखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। 172 बी का है 172.16 से लेके 172.31 तक, एंड सी 192.168 से स्टार्ट होकर 190.168.255.255.255। जनरली बहुत ही जगह आप ये वाला एड्रेस देखोगे, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स में। मीडियम में आप ये वाला देखोगे, बहुत लार्ज जहाँ पे होगा वो वहाँ पे आप ये देखोगे। अब इन प्राइवेट आईपीज़ के बाद एक आईपीज़ होता है वो स्पेशल आईपी कहलाता है, ठीक है, उसे लूप बैक आईपी भी कहते हैं। वो कौन सा आईपी है, ये है होता है 127.0.0.1, ठीक है, 127.255.255.255 आर नेटवर्क टेस्टिंग एड्रेस एंड ऑल्सो नोन एज लूप बैक एड्रेस, ठीक है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट या कुछ भी कभी आपने देखा हो लैपटॉप पे, अपने जो होस्ट फाइल होती है आपके यहाँ उसमें लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, वहाँ पे देखोगे तो ये लूप बैक एड्रेस आपको दिखेगा। ये लोकल जो होस्ट है वो हमेशा ये आईपी होता है 127.0.0.1, ठीक है। इसे लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं और स्पेशल आईपी भी कहते हैं। हर एक डिवाइस का अपना ये एक एड्रेस मिलता है हमेशा। सो नेक्स्ट है मेजर थिंग, व्हाट इज़ द OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 7 लेयर्स होते हैं, इसमें 7 लेयर्स होते हैं। एंड जो फुल फॉर्म है OSI का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड मॉडल बेस्ड ऑन द ISO स्टैंडर्ड, ठीक है। देखिए OSI मॉडल जो है, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं, वो ISO स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द OSI मॉडल एज इट डील्स विद कनेक्टिंग द सिस्टम दैट आर ओपन फॉर द कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम्स। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों हुई। अब सीन ये हुआ कि हर एक, और जब चीज़ों का, जब कंप्यूटर नेटवर्क का एवोल्यूशन हो रहा था, आप एक समझ लो कि जब चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही थी तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में धीरे धीरे आने लगी। तो हर एक कंपनी अपने डिवाइसेस बनाती थी और वो डिवाइसेस उनके पर्टिकुलर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता था। तो लेट्स से अगर मैं मान लूँ कि एक कंपनी है ए, उसने कुछ डिवाइसेस बनाए हैं सॉरी, डिवाइस 1 है, 2, 3, ठीक है। एक कंपनी है बी, उसने भी डिवाइस बनाए हैं कुछ, डिवाइस X1, डिवाइस X2, डिवाइस X3, ठीक है। तो ये डिवाइसेस एक दूसरे से तो यहाँ कम्युनिकेट करेंगे, ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बट ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, लेट्स से ASG ने, ठीक है,
कुछ डिवाइस कंपनी ए से परचेज करके डाला, लेट्स से कहा कि इसका स्विच डाल लेता हूँ, बी का मैं काम करता हूँ इसका प्रिंटर लगा लेता हूँ, ठीक है। और किसी एक और कंपनी का, सी कंपनी का, मैंने सोचा कि चलो उससे ना लैपटॉप और डेस्कटॉप ले लेता हूँ। अब क्या है कि ये जो कंपनीज थी ए बी एंड सी, ठीक है, ये ए कंपनी का मान लो, ये बी का मान लो और ये सी का, तो 1 मिनट। अब क्या हुआ कि ये मैं फंस गया, क्योंकि मैं बीइंग एज जी ने क्या किया कि जो सस्ता मिल रहा था मार्केट में जिस ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने वो डिवाइस खरीद ली। ए कंपनी का स्विच सबसे सस्ता था, वो खरीद लिया। बी का प्रिंटर सस्ता था, वो खरीद लिया। सी का लैपटॉप सस्ता था, वो खरीद लिया और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया। बट क्या हुआ कि ये डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ बनाया नहीं इन कंपनीज ने। ये कंपनीज कह रही हैं कि बॉस आपने मेरे से स्विच लिया है तो मेरे से ही प्रिंटर भी लो, मेरे से ही आप लैपटॉप भी लो। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया था। फिर इस चीज़ को फिगर आउट किया गया एंड एक आईएसओ स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। एक आईएसओ स्टैंडर्ड बनाया गया। उस स्टैंडर्ड के थ्रू ये कहा गया कि आप जो भी कंपनीज हैं, जो भी डिवाइसेस बनाएंगी, वो इस तरीके से बनाएंगी कि एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल हो, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और उसमें फिर ओएसआई लेयर मॉडल का मॉडल, रेफरेंस मॉडल आप कह सकते हो, स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमें ट्रबल शूट वगैरह करने के लिए किस कौन सा डिवाइस कहाँ लगेगा, किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए कुछ एक रेफरेंस चाहिए था, एक पैरामीटर चाहिए था कि हाँ, अगर हम राउटर्स की बात कर रहे हैं या स्विचेस की बात कर रहे हैं तो वो वैसे ही काम करेगा। तो वैसे कैसे काम करेगा? तो जैसे ओएसआई लेयर में जो राउटर है वो लेयर 3 पे काम करता है, जो स्विच है वो लेयर 2 पे करता है, जो केबलिंग की हम बात कर रहे हैं तो लेयर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड बनाया गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ओएसआई लेयर एंड दिस आईएसओ स्टैंडर्ड्स, ताकि एक दूसरे से जो ओईएम्स हैं वो एक दूसरे की डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा सकें। तो लेयर्स कितनी है? 7, जो अभी हमने बात की कि 7 लेयर्स हैं। तो 7 लेयर्स हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये 7 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग होती है इसमें। तो फिजिकल लेयर 1, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हर एक लेयर्स का अपना वॉक है। डिटेल में आप इसका गूगल करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ, यहाँ पे हम केबल्स की बात करते हैं, ठीक है। केबल्स और बिट्स फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम स्विचेस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम राउटर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम टीसीपी यूडीपी की बात करते हैं और ये यहाँ पे हम सारे एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर पैकेट के हिसाब से मैं बताऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे बिट्स की बात होती है। लेयर 2 पे हम फ्रेम की बात करते हैं। यहाँ पे हम पैकेट्स की बात करते हैं लेयर 3 पे, एंड लेयर 4 पे हम सेगमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, किस तरीके से डिटेल में काम करती है एप्लीकेशन लेयर, सॉरी ओएसआई मॉडल, वो आप एक बार गूगल प्लीज़ कर लीजिएगा। ये 7 लेयर्स हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स हैं वो ये होती हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर लेयर्स कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा हार्डवेयर डिप्लॉय होता है इन्हीं 3 लेयर्स के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी वर्क करता है और ये कम्युनिकेट कैसे करेगा, ठीक है, एक पैकेट, वो पूरा डिसाइड यहाँ पे होता है। एप्लीकेशन लेयर, आप जो जैसे आप ईमेल लिखते हैं, ठीक है, आउटलुक के अंदर, तो वो एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर है, ये जो आउटलुक है, ठीक है। तो ये डिटेल में प्लीज़ आप स्टडी कर लीजिएगा। सो
नेक्स्ट आता है इसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। सो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, वहाँ पे 7 लेयर्स थी, यहाँ 4 लेयर्स होती हैं। लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे भी ऐसे काम करता है 1 2 3 4। अगर मैं कंपैरिजन की हम बात करें उस पर अभी चलते हैं, बट इसको पहले समझ लेते हैं ये है क्या। सो टीसीपी, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि टीसीपी आईपी जो रेफरेंस मॉडल है, यही एक्चुअली में इसी मॉडल के ऊपर इंटरनेट काम कर रहा है। वैसा ही जो मॉडल है उसको हम जनरली ट्रबल शूट करते वक्त यूज़ करते हैं, बट जो अभी वर्किंग है इंटरनेट वो टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल के ऊपर है। तो क्या है, कैसे है, और डिटेल आप गूगल कर सकते हैं। It is a compressed version of OSI model with only 4 layers. It was developed by the US Department of Defense in 1980s. The name of this model is based on two standard protocols, that is TCP Transmission Control Protocol and IP Internet Protocol. ठीक है, तो इसमें प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके जो प्रोटोकॉल्स हैं ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार इंटरव्यू में ओएसआई लेयर पे भी, कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा है, तो ये प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब एक्चुअल कंपैरिजन अगर देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है। यहाँ पे ओएसआई लेयर के 7 मॉडल्स हैं, सॉरी लेयर्स हैं। तो अगर टीसीपी आईपी में बात करें तो एप्लीकेशन के अंदर ये 3 लेयर्स आते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे आता है, नेटवर्क को यहाँ पे इंटरनेट लेयर कहते हैं, और ये डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर यहाँ पे लिंक लेयर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये कॉम्बिनेशन है। बट अगर टीसीपी आईपी मॉडल आपसे कोई पूछे तो आपको 14 लेयर्स बताना है, वो है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड लिंक, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। डीएनएस क्या काम करता है देखिए, कॉन्सेप्ट है ये है कि डीएनएस का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो कि हम जो ह्यूमन बीइंग है वो नाम चीज़ों का याद रख सकते हैं, नंबर्स याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप याद करो कि पहले के ज़माने में एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, उसमें नाम के आगे नंबर्स होते थे, ठीक है। तो नाम हम फिर भी याद रख सकते हैं, नंबर, फ़ोन नंबर्स हम याद नहीं रखते, यानी कि नंबर्स नहीं याद रख सकते। आप ऐसे समझो कि आपके क्लास में कितने 50 स्टूडेंट्स होते थे स्कूल में, आप फिर भी इन 50 स्टूडेंट्स का नाम और नंबर, रोल नंबर दोनों याद रखते थे। लेकिन लेट्स से आप सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, या आप कुछ लड़के हैं, तो उनको बाय नेम आप फिर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बाय रोल नंबर आप याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, अगर अभी जैसे facebook.com खोलते हैं और उसके जगह हमें अगर ये बोला जाए कि आपको खोलना है लेट्स से 123.567.108.121, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा मैंने रिदम में बोला, तो इस तरीके से अटपटा सा कोई आईपी दे दी जाए, ठीक है, और इसके थ्रू आपको वेबसाइट्स खोलना हो, वेबसाइट एक दो वेबसाइट ठीक है, फेसबुक है, गूगल है, जीमेल है, इन सबको आप याद कर लोगे। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स, अब इंस्टाग्राम है, अब खैर ये तो ऐप है, बाकी और भी वेबसाइट्स हैं, तो अब उन सबको याद रखना बाय आईपी एड्रेस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसके लिए डीएनएस का रोल आता है, ठीक है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। अब इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बॉस एक चीज़ समझो, जो हार्डवेयर है हमारा वो डोमेन नेम नहीं समझता, उसे तो नंबर आईपी एड्रेस ही समझ में आता है, उसे तो 0 और 1 नहीं समझ में आता है,
उसे नहीं समझ में आता डोमेन नेम, ठीक है। facebook.com डजन नो, ये आपने लैपटॉप पे डाला facebook.com, तो आपका लैपटॉप जो है उसको नहीं पता facebook.com क्या है। वो facebook.com को 0110 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके फिर समझता है और फिर वो रिक्वेस्ट देता है। तो डीएनएस का काम होता है क्या है, डीएनएस इज अ डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, मेन चीज़ ये। एंड इट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम्स टू देयर corresponding IP एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल asdtechsolution.com, आप ये याद रख सकते हो, बट ये जो नंबर है, ठीक है, IP एड्रेस, ये आप याद नहीं कर सकते। आप गूगल पे ये इससे ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, या याद रखना। आप asdtechsolution.com फिर भी आप लॉगिन एक्सेस कर सकते हो, और ये पोर्ट 53 पे बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। सो दिस इज द डीएनएस। व्हाट इज टीसीपी प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज यूडीपी प्रोटोकॉल? ये सबसे पहले इन दोनों को मैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो जो भी आंसर्स हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटरव्यू के, ठीक है। सो टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीपी एंड यूडीपी जो है, टीसीपी एंड यूडीपी ये ओएसआई के किस लेयर पर काम करते हैं, जल्दी बताओ। यस, लेयर 4 पे, ठीक है। और अगर टीसीपी की हम बात करें, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल के, तो लेयर 3 पे, ठीक है। ये हो गया वन थिंग। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस कह लो या फिर क्या है, कैसे काम करता है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है। तो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्या है? टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहलाता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस होता है इन दोनों का। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड कहलाता है और यूडीपी कनेक्शन लेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैसे है, टीसीपी कैसे वर्क करता है? टीसीपी वर्क करता है 3-वे हैंडशेक पे। 3-वे हैंडशेक ये पूछा जाता है, पता भी होगा आपको। 3-वे हैंडशेक में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर सबसे पहले सिंक पैकेट भेजता है, ठीक है, सेंडर ने सिंक पैकेट भेजा। रिसीवर इस सिंक का एक्नॉलेज भेजता है और अपने तरफ से एक सिंक पैकेट भेजता है। फिर जो ये सेंडर है, ठीक है, ये इस सिंक का एक्नॉलेज भेजता है। मीन्स इसने सिंक भेजा, इसने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है, फिर इसने भी सिंक भेजा और इसने भी एक्नॉलेज कर दिया। मीन्स ये 3-वे हैंडशेक हुआ, 1, 2 एंड 3। अब ये एक दूसरे से कनेक्शन ओरिएंटेड हैं। दिस इज द कंप्लीट ऑफ 3-वे हैंडशेक। अब यूडीपी की हम बात करें तो 3-वे हैंडशेक नहीं होता इसमें। क्यों नहीं होता? बस तो ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरीके से करता है, जैसे रिसीवर ने रिक्वेस्ट भेजा कि बॉस मुझे कुछ डेटा चाहिए आपसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेंडर जो है रिस्पांस भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये रिस्पांस भेजे जा रहा है, अब इसने एक्नॉलेज किया कि मुझे मिला नहीं मिला, डजंट मैटर, ठीक है। सो अब टेक्नोलॉजी को साइड करते हैं, ज़रा समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो टीसीपी में सेंडर पैकेट भेजेगा, वो उसका एक्नॉलेज यहाँ से रिसीवर से लेगा, ठीक है, सेंडर ने भेजा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर आगे वो पैकेट भेजेगा। बट यूडीपी में क्या है, यूडीपी में ऐसा नहीं है। सेंडर को रिक्वेस्ट आया कि बॉस आपको पैकेट भेजना है, वो भेज दिया, अब वो भेज दिया, अब रिसीवर को मिला या नहीं मिला, डजंट मैटर, ये इसकी सिरदर्दी नहीं है। तो इसीलिए टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो इंटरव्यू में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डीएचसीपी प्रोटोकॉल? तो डीएचसीपी जो है
आप यहाँ पे स्टडी कर लेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ DHCP क्या है। तो DHCP जो है वो डोरा पे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो DHCP का एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि लेट्स से आपका पास एक यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे आपने एक नेटवर्क बनाया है, इसमें आपके पास 1 2 3 4 और एक 5 यूज़र है। अब इन पांचों यूज़र को आपको आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप पांचों के सीट पे जाओगे और आप आईपी एड्रेस दे दोगे। अब यही 5 यूज़र से आप लेट्स से यहाँ पर 100 यूज़र हो गए, ठीक है। 100 यूज़र्स आ गए आपके ऑर्गेनाइज 100 यूज़र। आप 100 के यूज़र्स के पास जाके आईपी एड्रेस डालोगे तो आप तो पागल हो जाओगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इसके लिए यूज़ करते हैं DHCP। DHCP क्या करता है? एक DHCP सर्वर बनाते हैं, DHCP सर्वर बनाते हैं हम, ठीक है। ये भी स्विच से कनेक्टेड होता है और ये सारे भी स्विच से कनेक्टेड होते हैं। अब क्या करता है DHCP जो है, लेट्स से हमने एक सबनेट लिया है 192.168.1.0/24, ठीक है। ये और इसमें DHCP में आप हमें रेंज बताना होता है कि कहाँ से कहाँ हमें क्लाइंट को वो देना है, आईपी एड्रेस देना है। तो मैंने दिया 1 2, लेट्स से मैंने कहा कि 100 से लेके 200 तक ये सारे आईपीज मेरे यूज़र्स को मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ से एड्रेस देना शुरू कर देगा, 100 101 102 103 जैसे जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आती जाएगी ये आईपी एड्रेस क्लाइंट्स को नेटवर्क में प्रोवाइड करता जाएगा। So it is an application layer protocol used to auto configure devices on IP network, enabling them to use the TCP and UDP based protocols, ठीक है। तो DHCP का काम है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराना क्लाइंट को इन अ नेटवर्क, ठीक है। ये जो वर्किंग होता है वो डोरा पे होता है। वो डोरा क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली किस तरीके से काम होता है वो देखिए। जो DHCP का क्लाइंट है, नेटवर्क के अंदर क्लाइंट आया, ठीक है, तो वो DHCP डिस्कवरी पे करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप से होता है, आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट भेजता है तो DHCP जो सर्वर है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, मीन्स आईपी एड्रेस उसको ऑफर करता है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप्स होता है कि आईपी एड्रेस का सिलेक्शन ये करता है, कहता है ठीक है बॉस दे दो आप मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो DHCP जो सर्वर है वो इसको एक्नॉलेज कर देता है आईपी के साथ। मींस आप अगर यहाँ देखोगे जो मैं डोरा की बात कर रहा हूँ, तो डोरा की बात क्या है? DHCP डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। तो क्या हो गया? डी, डिस्कवरी का D, ऑफर का O, रिक्वेस्ट का R एंड एक्नॉलेजमेंट का A। दिस इज कॉल्ड डोरा, ओके। तो ये डोरा कहलाता है। इसके ऊपर एक काम करता है, सिंपल सा है। आप ऐसे समझो आप क्लासरूम के अंदर गए, ठीक है, आपने कहा आपको एक पेन चाहिए, ठीक है। तो और मान के चलो कि आपके क्लासरूम के अंदर एक बंदा है जो सभी को पेन देता है। तो आपने कहा कि मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है। तो आपने पेन के लिए रिक्वेस्ट करी, तो वो उधर से आवाज़ लगाएगा कि यस आई हैव मल्टीपल पेन्स, आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, आप बताओ। फिर आपने कहा मुझे ब्लू पेन चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर ब्लू पेन के लिए रिक्वेस्ट करी है तो फिर वो आपको वो ब्लू पेन दे के फिर एक्नॉलेज कर देगा। ये एक सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया। तो यहाँ पे इसी तरीके से काम होता है। जो क्लाइंट मशीन है पहले वो आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेगा? पहले डिस्कवरी करता है। ये कैसे कि डिस्कवरी करता है? ये विंडोज़ का फीचर है। विंडोज़ अगर आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें एक इथरनेट में ये सारे हमारे पास ऑप्शन होता है स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी डालने का, तो उसका फीचर है वो यूज़ होता है। तो आपको मेन जो यहाँ पे याद रखना है वो डोरा याद रखना है कि पहले हम डिस्कवरी करते हैं, क्लाइंट जो डिस्कवरी करता है, फिर DHCP सर्वर उसको ऑफ़र करता है, फिर रिक्वेस्ट
करता है, DHCP क्लाइंट जो है फिर वो रिक्वेस्ट करता है, फिर DHCP जो सर्वर है उसको एक्नॉलेज करता है। ये याद रखना आप लोग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया है बट ठीक है, फिनिश करते हैं। व्हाट इज़ द आर्क प्रोटोकॉल। तो आर्क प्रोटोकॉल का काम क्या है। आर्क प्रोटोकॉल का काम होता है, तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो आईपी एड्रेस टू द डिवाइस फिजिकल एड्रेस, दैट इज़ मैक एड्रेस। तो कोई भी जो डिवाइस होता है, लैपटॉप हो, डिवाइस सर्वर हो, कोई भी डिवाइस होता है, उसमें निक कार्ड लगता है, NIC निक कार्ड लगता है। जो नेक्स्ट है कि निक कार्ड होता है, और निक कार्ड का एक कोई एड्रेस होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, मैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक का फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम मैक समझते हैं, अब मैक और निक, उसके बाद फिर आप पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है कि वो एक एड्रेस है। अगर लेट्स से कि आप एक उसमें बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर हर एक जो फ्लोर है, एक फ्लोर पे लेट्स से 4 वो है फ्लैट्स हैं। तो हर एक फ्लैट का एक नंबर होगा, फ्लैट नंबर 1 2 3 एंड 4। तभी तो पता चलेगा कि बॉस कौन से फ्लैट में जाना है। अगर लेट्स से कोई गेस्ट आया है कि ठीक है 5th फ्लोर पे आपको जाना है, तो 5th फ्लोर पे चले गए। अब वहाँ पे आपको है कि फ्लैट नंबर 3 में जाना है, तो वहाँ पे नंबरिंग होगी तो ही तो आप जाओगे। तो जैसे उस तरीके जो हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में किसी भी जगह को स्पॉट करने के लिए, उसी तरीके से हमें डिवाइसेस में भी मैक एड्रेस मीन्स एड्रेस की ज़रूरत होती है, ताकि दैट्स द वी नीड अ यूनिक एड्रेस। बेसिकली जो हमारा फ्लैट नंबर्स वगैरह होता है वो यूनिक होता है। तो उसी तरीके से हमें डिवाइसेस में भी यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है रिक्वेस्ट को, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो कैसे होता है, उसे हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। वो कहाँ पे होता है, वो निक कार्ड में होता है। ठीक है, निक कार्ड जो हमारा ईथरनेट कार्ड होता है, जिसमें हम RJ45 लगाते हैं, लैन केबल लगाते हैं, या फिर वाईफाई जो हमारा होता है, ठीक है, वो जो कनेक्टर होता है, ठीक है, लैपटॉप के अंदर लगा हुआ या फिर डेस्कटॉप के अंदर, तो दैट्स द मैक एड्रेस, दैट्स द फिजिकल एड्रेस। तो वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब फिजिकल एड्रेस जो है वो कैसे, अब फिजिकल एड्रेस तो कहीं राउट नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, तो अब फिजिकल एड्रेस के बेस पे आप कैसे कोई डिवाइस कम्युनिकेट करेगा। तो रोल आता है हमारा आर्क प्रोटोकॉल का। तो आर्क प्रोटोकॉल क्या कहता है कि बॉस लेट्स से एक डिवाइस है, उसका IP एड्रेस है 168.1.100। ठीक है, इसका मैक एड्रेस है A। ठीक है, तो ये कौन बताएगा, तो ये आर्क प्रोटोकॉल का काम है। वो बताएगा कि बॉस इस IP का जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है, वो A है। ठीक है, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये जो नेटवर्क पे बताना कि किस IP का क्या मैक एड्रेस है, ठीक है, वो आर्क प्रोटोकॉल का काम होता है। तो अब ज़रा डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं। आर्क इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म ये होती है, इट इज़ अ नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल used to convert the logical address, that is IP address, to the device physical address, that is MAC address. It can also be used to get the MAC address of device when they are trying to communicate over the local area, local network. ठीक है, what is MAC address? तो MAC address is the media access control address. It is 48 bit और 64 bit यूनिक आइडेंटिफायर, जो हमने बात की कि यूनिक ID होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, जो हमने भी बात की। और ये एम्बेडेड कहाँ होता है, नेटवर्क निक कार्ड पे, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कहलाता है उस पर होता है। पहले कॉन्सेप्ट था कि बॉस मैक एड्रेस जो है किसी भी डिवाइस का आप चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट है अभी भी, बट अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू आप मैक एड्रेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। या फिर अगर किसी
सिस्टम का मैक एड्रेस चेंज करना है, आप उसका निक कार्ड चेंज कर दो मैक एड्रेस से, वैसे भी चेंज हो जाएगा। तो पहले एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये हुआ करता था कि मैक एड्रेस क्या आप चेंज कर सकते हो किसी डिवाइस का, येस और नो। अगर नो है तो क्यों, अगर येस है तो क्यों। तो आई होप नाउ यू गाइस कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसका डिफरेंस होता है मैक एंड आईपी एड्रेस में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आप लोग गूगल कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। बट दोनों एक दूसरे से के थ्रू ही काम करते हैं, कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? आर्क के थ्रू, ठीक है। आर्क के थ्रू इन दोनों का कन्वर्जन होता है, और ये दोनों एड्रेस एक डिवाइस के अंदर होते हैं। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप के अंदर एक आईपी भी होगा और उसके अंदर एक मैक एड्रेस भी होगा, ठीक है। बट इन दोनों को जो कन्वर्जन ओवर द नेटवर्क कैसे पता चलेगा, वो आर्क करता है, ठीक है। वो आर्क के थ्रू पता चलता है। उसके बाद लास्ट चीज़ है व्हाट इज सबनेट। सो सबनेट क्या होता है, हमने इतनी सारी बातें की। तो सबनेट जो है वो हमने जैसे क्लास ए बी एंड सी की बात की, तो इसमें सबनेट जो होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सबनेट इज अ नेटवर्क इनसाइड अ नेटवर्क अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सबनेटिंग। तो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेट्स से एक IP है 192.168.1.0/24। तो ये जो /24 है ना, इसे CIDR भी कहते हैं, CIDR भी कहते हैं, और यही है, ये सबनेट कहलाता है कि 24 सबनेट का IP है। अब देखो इस सबनेट के अंदर ना, देखो इसके अंदर क्या है कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, सबनेटिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें आप सबनेट्स ये समझो कि इट इज़ अ सबनेट से आप ऐसा समझो कि एक नेटवर्क, जो एक सिंगल नेटवर्क होता है ना, उस सिंगल नेटवर्क को हम सबनेट कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स द सबनेट थिंग। और इसको अगर ब्रेक करना हो तो हम ब्रेक करते हैं थ्रू द सबनेटिंग। तो अगर सबनेट की अगर किसी ने पूछा तो सबनेट, एक सबनेट के अंदर एक सिंगल नेटवर्क होता है। एक सबनेट की बात हम कर रहे हैं, मीन्स सिंगल एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग अ higher routing efficiency and enhance the security of the network. It reduces the time to extract the host address from the routing table. Of course, क्यों? क्योंकि हम एक सबनेट के अंदर जो भी है, लेट्स से हमने बात की कि क्लासरूम की हमने बात की थी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था। तो क्लासरूम जो है उसे आप मान लो एक सबनेट है, वो आपका सिंगल सबनेट। उस सबनेट के अंदर जितने भी लोग हैं, लेट्स से 50 यूजर्स स्टूडेंट्स हैं आपके साथ हैं, उन 50 स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है। कि लेट्स से कि क्लास 10th के सेक्शन ए में आप में जो 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उस सेक्शन ए जो है वो एक हमारा सबनेट है, सेक्शन बी है वो एक अनदर सबनेट है। तो इस तरीके से सबनेट का काम होता है। अब अगर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन के दूसरे फंडे होते हैं। बट ये फिर दो अलग सबनेट की हम बात करेंगे कम्युनिकेशन कराने के लिए। अगर हम सबनेट की बात करें तो हम एक सबनेट के अंदर सिंगल नेटवर्क होता है, और वो विदाउट एनी राउटिंग टेबल की जो हम बात करेंगे, विदाउट राउटिंग टेबल वर्क करेगा। क्योंकि क्लास ए के अंदर अगर किसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसे सेक्शन बी के स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्ट कैसे जाए, आइदर वो दोस्त का दोस्त हो या कोई टीचर उसको इंट्रोड्यूस करे, इस तरीके की चीज़ें। यानी कि हमें राउटिंग टेबल, राउटर या किसी चीज़ की थर्ड कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो सबनेट से आप अगर सिंपल सा आंसर करना हो तो सबनेट से है कि एक सिंगल सबनेट का मतलब है एक सिंगल नेटवर्क, और उस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटिंग टेबल की ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग वी डिस्कस। और
gradually we will go for the scenario based question answer and other things जो अभी मार्केट में चल रहे हैं. And for live or interactive sessions, you guys can contact us anytime. So thank you for watching.